हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ संजीव पर्वत हैं और इनके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन में यही कहना चाहेंगे। सर बीबीए करते हैं बेंगलोर से और ये पहला ऐसा पॉडकास्ट हो रहा है हमारे चैनल पे जिसका एक भी क्वेश्चन शेयर नहीं हुआ है, एक भी क्वेश्चन बना नहीं है। सारे क्वेश्चन रैंडम होंगे, आपके लिए होंगे, आपके ही सवाल होंगे, जो हमारे दोस्त बोले हैं वही सवाल होंगे और इनको कुछ नहीं पता है तो इनको आज हम लोग मझधार में डालेंगे और ये इनका जो नेचुरल आंसर्स आएगा वही आएगा, कोई प्रिपरेशन नहीं है उस तरह से। तो होप आप लोग को मजा आए। सर बीबी सबसे पहले स्कूलिंग तो बाद में चलते हैं हम लोग, स्कूलिंग थोड़ा अच्छा प्रोसेस है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। बीबीए लेने का रीजन क्या था? क्योंकि हम जानते हैं आप स्कूलिंग टाइम में अच्छे थे, बीबीए का रीजन क्या था? जब हम क्लास 10th पार किए थे तो उसके बाद हमको याद है कि लास्ट पेपर खत्म हुआ था और अगले ही वीक लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, लॉकडाउन लगा था तो 11th और 12th में हम साइंस लिए थे, बट पूरा सेशन घर पे ही गया है। अच्छा। और लॉकडाउन में कितना पढ़ाई हुआ है वो तो भाई आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, और आई थिंक जो लोग देख रहे होंगे वो भी जान रहे होंगे कि लॉकडाउन में बहुत कम लोग थे जो पढ़े होंगे। हाँ। हम ज्यादातर लोग नहीं पढ़ा होगा, जैसा हम थे, हम एकदम ही नहीं पढ़े थे। एक होता है थोड़ा सा पढ़ना और होता है एकदम नहीं पढ़ना। हाँ। और इंस्टाग्राम का काफी खराब आदत लगा था उस समय, रील्स देखने का। अच्छा। तो जब पढ़ाई हम स्टार्ट किए साइंस का, जब लास्ट मेरा रिकॉर्ड है 11th में हम 11 दिन स्कूल गए थे और 12th में हम गिन के 12 दिन। ये मेरा और आयुष्मान का आज भी आप में अगर अटेंडेंस चेक करोगे 11th में 11 दिन और 12th में 12 दिन। अच्छा। गिन के इतना ही अटेंडेंस है। और उसके पहले पढ़ने में काफी मतलब ठीक ठाक नंबर पे, ठीक था। लड़कों के लिए 90% ठीक ठाक होता है। हाँ, मतलब पेपर में फोटो आ जाए। पेपर में फोटो आ जाना ठीक ठाक। तो उसके बाद हाल ऐसा हो गया था कि टीचर लोग को था कि भाई पूरा क्लास तो पास हो जाएगा, इसका पता नहीं। और 12th क्लास में जिस दिन एडमिट कार्ड मिल रहा था उस दिन हम लोग के जो क्लास टीचर है वो हमको फ्रंट बेंच पे बैठा करके हमसे अंडरटेकिंग लिखवा रहे हैं कि हम शरारत किए हैं, हम ऐसा किए, हम वैसा किए, बट हम अपने क्लास टीचर से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा। और एग्जाम में पास हो जाएंगे। हाँ। और 10th में आईपा में 10th तक के टीचर्स अलग होते हैं और 11th 12th का अलग बिल्डिंग, अलग डिपार्टमेंट, अलग ही सब कुछ, पूरा इकोसिस्टम ही अलग है 11th 12th का। उसी समय एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आए जो कि हम लोग को 10th से पहले से जान रहे हैं जी। वो दूसरे पेरेंट्स थे। हाँ। और वो क्लास टीचर से बोल रहे हैं ये लड़का को आप ऐसा लिखवा रहे हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में। अच्छा। और टीचर मेरा वो साइड कभी देखा नहीं है। टीचर को लग रहा है कि यार ये कैसे पढ़ने में अच्छा हो सकता है, पैसा देके बुलाया है तारीफ करने के लिए। तो अब उसके बाद टीचर हमसे पूछ रहे कि तो जब वो चले गए तो सर वो पूछे कि तुम क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हो, दिक्कत क्या है? तो हम बोले कि हमको साइंस में बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है। इसका मेजर रीजन हम उस समय टीचर को बताए थे, 2 रीजन के। एक तो मेरे भैया खुद IIT मतलब कजन है, उनसे हम काफी क्लोज है, वो IIT रुड़की से हैं। हाँ। और हम बचपन से उनको देखे हैं तो हमको पता था कि पीक लेवल क्या होता है, पीक एंजॉयमेंट इंजीनियरिंग का IIT है। और हम देखे तो उनको क्लोजली कि क्या हो सकता है IIT में, क्या स्कोप है आगे चल के, सॉफ्टवेयर में क्या है, अच्छा लाइफ जीना है, ये तो कंफर्म है अगर आप किसी टॉप टियर कॉलेज से हो ऑब्वियसली। तो हम बोले कि हमको हम देखे हुए हैं तो हमको उस फील्ड में जाना नहीं है। मेरे पापा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो हम डॉक्टर का लाइफ भी क्लोजली देखे हुए हैं, तो उस तरफ जाना नहीं, हमको कुछ नया करना है। और साइंस में क्या है ना कि मेरे पापा का जो बुक था उसमें भी यही चीज डिराइव किया था कि G = 9.8 समथिंग, और हम भी वही डिराइव कर रहे हैं, जबकि हमको मतलब मेरे पापा भी उसी किताब से पढ़ रहे हैं और हम भी उसी किताब से पढ़ रहे हैं। और यही सबसे खराब बात लगा हमको पर्सनली साइंस के बारे में। अच्छा। और ये S चांद भी बोले, SC वर्मा भी बोले हैं कि हम बुक लिख रहे हैं, और सबसे सैड बात यही है कि हम वही बुक लिख रहे हैं जो हम 50 साल पहले लिख रहे थे। हाँ। और उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय सोर्सेस नहीं था, तो किसी को पहली बार तो आप बता रहे थे कि क्या हो रहा है। हाँ। और आज 50 साल बाद भी जब हम सेम चीज लिखते हैं और वो बुक भी बेस्ट सेलर बन जाता है, क्योंकि साइंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एटलीस्ट स्कूल में। हाँ। अभी AI आने के कारण कॉलेज का लास्ट ईयर में 1-2 सेमेस्टर में काफी चेंजेस आया है, बट 2022 में इस तरह का कुछ पता नहीं था। और हमको साइंस में उतना
कभी कुछ ड्राइव किया नहीं, और हर बार हम बचपन से सुनते थे कि कोटा में ये बच्चा सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया। तो हमको लगता था कि जो मास एक चीज कर रहा है, हाँ और वो इतना बड़ा उसको बना दे रहा है कि अगर जैसे कोटा फैक्ट्री लोग देख के एंजॉय करता था, हमको गाली देते थे हम कोटा फैक्ट्री को, या फिर वैसा माइंडसेट कोई जो बोले कि अगर मेरा इस एग्जाम में नहीं होगा तो हम सुसाइड कर ले रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में। मतलब बहुत छोटा दुनिया का बहुत छोटा कोना में, बहुत छोटा रूम में बैठ के कोई अपना जिंदगी खत्म कर दे रहा है 18 साल की एज में। हाँ तो थोड़ा हमको लगता था कि यार साइंस कैसा विलन है जो इतना लोगों को मार रहा है, उसके बाद भी टीचर्स लाइक फिजिक्स वाला, टीचर्स लाइक many teachers and education centers are running around science. जी This should be termed as a crime कि आप किसी 16 साल के लड़कों को उस फील्ड में ढकेल दे रहे हो और बोल रहे हो कि this is the only way to achieve success. किस इतना सारा कोचिंग सेंटर है, 4 को लोग बोलता है कि छोटा कोटा है, बोकारो इज अ छोटा कोटा, और ये क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं तो बाहर के लोग भी बोकारो के एजुकेशन के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल। 4 में इतना लाइन से कोचिंग लगा हुआ है, सेक्टर 8 में इतना लाइन से, आप खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। कितने कोचिंग में टीचर्स इतने क्लोज हैं स्टूडेंट के, या फिर एक साइकेट्रिस्ट हो कम से कम जो स्टूडेंट को बता पाए कि अगर इसमें मन नहीं लग रहा तो कुछ और भी रास्ता है। मेरे लाइफ में 3-4 मोटिवेटर रहे हैं, जिनमें से 2 सबसे बड़ा, एक तो प्रशांत किशोर और दूसरा कॉर्नर मैग्रेगर जो थोड़ा यूएफसी फील्ड से हो जाता है, बट उससे एक ही लर्निंग है कि जब वो तैयारी कर रहा था ना यूएफसी में आने का, आयरलैंड में कोई किसी को नहीं जानता था कि यूएफसी क्या होता है। यूएफसी में जब वो अपने पापा को बोलता था तो उसको समझाना पड़ता था। हमको लगता था कि बीबीए में भी अभी कोई भी वैसा नहीं है, मेरे आस पास के जिस जगह पर हम रहते हैं वहां पे कोई नहीं है जो बीबीए में इस तरह का जो किया हो। हम पापा को क्या बोले कि हमको, अगर हम पापा को बोले कि हमको आईआईटीएन बनना है तो पापा 10 आईआईटीएन को जानते हैं। अगर हम पापा को बोले कि हमको आईएएस बनना है तो पापा 2-4 आईएएस को भी जानते हैं। बट अगर हम पापा को बोले कि हमको बीबीए करना है तो एग्जाम्पल क्या है बीबीए का। और बीबीए करने के बाद एक जो सबसे कॉमन चीज लोगों के दिमाग में आता है वो आता है क्रेडिट कार्ड सेल्समैन। अच्छा। जो चीज बहुत हद तक सही भी है लेकिन कंप्लीटली सही तो नहीं है। अच्छा। तो इस चीज को लेकर के शुरू से मेरे मन में एक रिवीलियस चीज था कि कुछ भी करना है तो आउट ऑफ द बॉक्स करना है, और साइंस तो नहीं करना है। 11th-12th में हम साइंस लिए थे, लोग ये भी बोलेगा कि अगर तुमको साइंस नहीं पढ़ना था तो व्हाई यू चोज साइंस इन 11th-12th। वो इसलिए क्योंकि एक तो उस समय मेरे पास क्लैरिटी नहीं था, और दूसरा चांस ये था कि अगर हम साइंस नहीं लेकर के कॉमर्स ले और तब हमको कुछ ऐसा इंटरेस्ट जग जाए साइंस में तो हम वापस साइंस के ऑर्बिट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम साइंस ले रहे हैं, भले मेरा नंबर 90+ नहीं आ रहा है या 80+ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि हम साइंस भी जा सकते हैं, हम कॉमर्स भी जा सकते हैं, और हम आर्ट्स भी जा सकते हैं। अब कोई कॉमर्स लेने वाला आदमी बोलेगा कि साइंस इज द वर्स्ट थिंग टू स्टडी, तो लोग क्यों मानेगा उसका बात। समझ रहे हो आप बात को। तो फर्स्ट यू अचीव 85% इन योर 12th एंड देन यू अब्यूज साइंस कि नो आई डोंट वांट टू डू साइंस। अच्छा। तो वो थोड़ा मेरे मन में था कि मींस इफ आई हैव टू से व्हाई बीबीए देन दिस वाज व्हाई बीबीए। सो एक चीज जो हम निकाल सकते हैं आपके टॉपिक से वो ये था कि आपको भीड़ से अलग जाना है, तो आप बीटेक नहीं दिया, आप इंजीनियरिंग नहीं दिया। लेकिन जो दूसरा एंगल इसका बनता है कि बीबीए भी एक भीड़ ही है, क्योंकि हम लोग का भी अब कॉलेज लाइफ खत्म हो रहा है और जो दिख रहा है बीबीए में बहुत ज्यादा लोग आना चाहते हैं। बीकॉम अब ऑलमोस्ट एक तरह से हो गया है, साइड लाइन जो बीकॉम करते हैं वो भी बीबीए आ जाते हैं। ठीक है, तो बीबीए में भी अब भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन स्कोप नहीं है। जैसा आपने बोला क्रेडिट कार्ड सेलर, स्कोप नहीं है। स्कोप कब आता है? जब आप बीबीए के बाद एमबीए कर लो, स्कोप वहां आ जाता है। तो अगर आपके दिमाग में किसी वक्त एक ख्याल आता है कि हम बीबीए कर रहे हैं, बीबीए हम परस्यू करेंगे, या बीबीए जब कर रहे हैं उस समय कभी ऐसा ख्याल आता है कि अगर आगे जाके एमबीए करना है तो वो तो वेल इनफ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस अगर बीबीए के बाद ही रुकना हो तो क्या स्कोप क्या है बीबीए पे ही। एमबीए के बाद तो हम भी जानते हैं एमबीए के बाद बहुत कुछ है, अच्छे पैकेजेस है, लेकिन अगर कोई बीबीए पे ही रुक रहा है फिर क्या उसका होगा? एमबीए विल रिमेन द अल्टीमेट टारगेट। ये तो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर ही दिए, तो हम उस पे नहीं जाएंगे। अब आते हैं बीबीए पे और ग्राउंड रियलिटी का बात करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है, अगर हम लोग इंडिया को डिवाइड करें टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में,
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट टीयर 3 सिटी में बीबीए का स्कोप है ही नहीं आज के डेट में। अच्छा। क्योंकि सब कोई कर रहा है, सीधी सी बात है, कुछ एंट्रेंस है नहीं जेई के जैसे, और दिमाग में ये रहता है बीबीए कर लेते हैं फिर एमबीए कर लेंगे। हाँ, बीबीए कर लेते हैं फिर एमबीए कर लेंगे, इसलिए सब बीबीए में आ जाते हैं। लेकिन एमबीए में भी ऑब्स्टेकल दक्ष ये है कि अब एमबीए भी सब कोई कर लेगा आगे हाँ, चलकर। बात ये भी है, एमबीए भी वही भेड़ चाल हो जाएगा जो आज के डेट में बीबीए है जी। तो अगर आप बीबीए कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको अपने माइंड में पहले तो प्रिपेयर करके ही चलना पड़ेगा कि आगे चल के चैलेंजेस कुछ टाइम के लिए आने वाले हैं। जी बिल्कुल। इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि इंडिया में पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है कि वंस यू परस्यू इंजीनियरिंग ना, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू start earning very young, at a very young age. Means you did your graduation and then you will get into some IT company and earn into lakhs of rupees. Definitely. बट इन बीबीए ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप उस रेस में तो नहीं घुस पाओगे, आप फिर लंबा रेस में दौड़ रहे हो। हाँ। आप फिर मैराथन भाग रहे हो, सीधी सी बात है। आप ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन होगा और फिर आपको 18 एलपीए मिल गया, ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है, बहुत ज्यादा रेयरली। तो अब बात आए कि बीबीए के बाद आदमी करे क्या जी। तो हम बैंगलोर से आ रहे हैं और क्योंकि आप अपने सवाल में मेंशन किए थे कि उस इकोसिस्टम के बारे में बताओ जहां से तुम आ रहे हो। आज हम बात कर रहे थे अर्बन कंपनी के एम्प्लॉय से, और सी इज फ्रॉम आसाम। उनके हस्बैंड बिहार से है, शादी के बाद वो उनका घर माना नहीं तो वो बाहर बैंगलोर में रह करके उनके हस्बैंड जो है वो वॉशरूम साफ कर रहा है। अच्छा। और वो जो है वो रूम साफ करती है, अर्बन कंपनी में रजिस्टर्ड है। तो वॉशरूम साफ करने का 500 रुपए उनको अर्बन कंपनी चार्ज कर रहा है, 499 या पर डे नहीं पर वॉशरूम। लाइक यू आर अर्बन कंपनी एन ऐप, अगर तुम उससे बुक कर रहे हो कि हमको ये वॉशरूम साफ करवाना है तो वो एक आदमी भेजता है और वो वॉशरूम साफ करता है। अर्बन कंपनी 99 रुपीज रखता है और 400 रुपीज वो साफ करने वाला आदमी रखता है। 8 घंटा काम करता है। वो बताए कि हम महीना में 60,000 हम कमा दे रहे हैं वॉशरूम साफ करके। अच्छा। उसकी वाइफ रूम साफ करती है और थोड़ा इजी लाइफ जी रही है, वो उतना फुल स्ट्रीम पे नहीं जा रही है अभी, और वो करीब 30,000 1,000 पर डे वो कमा लेती है। रूम साफ करने का शायद 299 या कुछ चार्ज है। तो उस हिसाब से उनका हम अगर बस बताए तो टियर 3 सिटी में वॉशरूम साफ करने का और बेडरूम साफ करके 2 आदमी 90,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है। अच्छा। वहां अब कोई बोलेगा कि बैंगलोर में रहने के एक्सपेंस बहुत ज्यादा है यहाँ से, ठीक है, मान 30,000 है रहने के एक्सपेंस। वो लोग हाई स्टार लाइफ रेटिंग में नहीं जी रहा है, वो लोग का नॉर्मल स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ, और एक रूम में है, एक वॉशरूम है, एक बेडरूम है, उसमें वो लोग रह रहे हैं। और उनका मंथली एक्सपेंडिचर वो लोग बताएं कि मैक्सिमम 35 जाता है, मैक्सिमम कहीं घूम भी लिए तो जब वो लोग इतना ज्यादा कमा सकता है तब आप कुछ ही स्किल के साथ यू कैन डू समथिंग इन दैट सिटी, दैट आई कैन से सिमिलर गोज टू ऑल टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज। ऐसा कंपनीज बहुत है जिनको 20,000 में काम करने वाले लोग चाहिए। अगर आप बीबीए कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम बीबीए करके लाइफ टाइम सेटल हो जाएंगे इस चीज में, तो वो गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको लंबा भागना ही पड़ेगा। आप 4 साल में 1 लाख नहीं कमाओगे पर मंथ, आपको बीबीए करने के बाद काम करना पड़ेगा, और काम करने के बाद आपको आगे चल के एट सम पॉइंट एमबीए करना पड़ेगा। अच्छा, तो स्किल्स क्या ग्रो करने होंगे? जैसे हम लोग बीसीए कर रहे हैं तो इस वक्त आपको 20,000 25,000 से ही स्टार्टिंग मिलेगा, वो तो है, लेकिन धीरे धीरे अगर मेरे पास स्किल है, अगर मेरे को पाइथन का नॉलेज है, अगर मेरे को एसक्यूएल आता है, मेरे को डेटाबेस संभालना आता है, तो मेरे को वो हाइक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे को टेक में स्किल्स है। अगर हम बीबीए कर रहे हैं, यहाँ भी मेरे को स्टार्टिंग मिलेगा 20,000 से ही, ठीक है, पर मेरे को वो हाइक जाने के लिए, वो प्रमोशन लेने के लिए, कंपनी में आगे जाने के लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए? यहाँ पे तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को बहुत इजी लैंग्वेज में बोल दिए, जो हम आज बोलना चाहते थे। जो बीकॉम, तुम क्या करो बीसीए जी, बीसीए और बीटेक में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल एक ऑप्शन लेते हैं, हम जान सकते हैं अभी 5 मिनट के अंदर कि तुम कितना अच्छे इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर के। हम बोलेंगे दर्ज यार मेंटर मैच मोर के लिए एक वेबसाइट बना दो। हाँ। आधा घंटा में, आधा दिन में तुम क्या वेबसाइट बनाते हो, उससे हम पूरा इवेलुएट कर लेंगे कि तुम कौन कौन सा टूल यूज किए, तुमको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तुमको कितने तरह का यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आता है। बट तुम्हारा सवाल काफी जेन्युइन और काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि बीबीए को कैसे तुम इवेलुएट करोगे? इसको इस मामले से समझते हैं कि हम अपनी कंपनी में किसी को हायर कर रहे हैं, हम उसको कैसे हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको प्रमोट करेंगे, मेरे बिना वो कंपनी किस तरीके से चला सकता है। अच्छा, ये स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। में एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। 110%। अगर मेरा ही कंपनी है, हम आपको एक दिन के लिए चलाने दे दिए, हाँ,
तो आप कैसे चला सकते हो? और ये पहला दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोई आए और हाँ, सही बात। तो कंपनी चलाने के लिए उसको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपना मैनेजर को, कि ये मैनेजर मेरा कैसे बिहेव करता है और सिचुएशन को कैसे टैकल करता है। उसके अलावा प्रेशर हैंडलिंग हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इन सब मतलब बी एन एक्सपर्ट इन सॉफ्ट स्किल्स। अगर कोई भी बीबीए कर रहा है और ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है दक्ष का, तो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, बाय एनी कॉस्ट लर्न योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन, एंड दैट शुड बी द ओनली बेंचमार्क फॉर एनी बीबीए स्टूडेंट। करेक्ट। सो चलिए, इतना तो बढ़िया एक चीज हो ही गया, पर बीबीए या एमबीए करके एक दिमाग में एक और चीज आता है, बिजनेस। कभी ख्याल बना है बिजनेस सेटअप करने का, बिजनेस करने का, कोई कंपनी ग्रो करने का अपने दम पे, एंटरप्रेन्योर बनने का? मेरे मन में हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हमको एक कंपनी बनाने का मन है, और आई थिंक आईपा के लोग या फिर और भी वगैरह के बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे होंगे, इस कारण से हमको भी अगर लोग जाने तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। तो हमारा एक कंपनी बनाने का मन है एजुकेशन के फील्ड में। अच्छा। क्योंकि हमको लगता है कि जिस तरह हम थे, जिस तरह आप थे, जब हम लोग 15 साल के थे तभी बोल दिया गया कि साइंस कॉमर्स या आर्ट्स ले लो, और बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये केवल पहला लैडर है। अच्छा। इसके अलावा और भी कितना सारा स्टेप आएगा। जब तुम बीबीए कर रहे हो तो फाइनेंस में जाए या मार्केटिंग में जाए या फिर सेल्स में जाए या फिर तुम एचआर में जाओ, बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाता है। अब हम इसमें से कौन सा चुने, हमको कुछ पता नहीं है। फिर आदमी किसी एक को चूज कर ले। जब हम तुम्हारा शायद आदर्श के साथ ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, तो 40 मिनट्स के ब्रॉडकास्ट में आदर्श का एटलीस्ट 20 मिनट्स में 100 टाइम्स तो यही बोला था कि इंजीनियरिंग चुन करके हम गलती की है। जी बिल्कुल। तो हमको लगता है कि इस तरह का बहुत सारा आदर्श होगा जो कॉलेज टाइम पे तो एटलीस्ट गाली देता होगा इंजीनियरिंग चुनने को। भले बाद में जब उसको इंजीनियरिंग का आईआईटी का मोटा पैसा मिले तब उसको लगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा है, बट किसी को रिग्रेट ना हो। जैसे गूगल मैप मिल जाने के कारण अब हमको अगर हमको सेक्टर 4 जाना है तो यहाँ से हमको 4 रास्ता पता चल गया। उसी तरह अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसको सारा रास्ता पता हो अपने फील्ड का, तो वो अपने से जूनियर को हेल्प कर सकता है। इस कारण से मेंटर मैच मोड चालू करना चाहते हैं। नहीं तो अब यहाँ पे ही एक बात जान ले, सर बोल रहे हैं एजुकेशन फील्ड में जाना है, टी शर्ट में $MMM लिखा हुआ है, तो $MMM का मतलब अब आप बताइए। तो $MMM का स्टैंडर्ड है कि चलो पहले फुल फॉर्म बता देते हैं, मेंटर मैच मोड। तो एज वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम इटसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट मेंटरशिप। इसमें 5 अलग अलग सेगमेंट है। जैसे कि जब हम लोग क्लास 12th में थे तब हम लोग क्लास 10th वाले बच्चे को बहुत अच्छे से समझा पाते थे कि अब तुमको क्या पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में कितना कितना टाइम देना है। जी। उसी तरीके से जब हम लोग कॉलेज में हैं और कोई बच्चा तुमसे बोले कि भैया हमको बीसीए करना है, या हमसे बोले कि हमको बीबीए करना है, तो हम उसको भी हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। हमको अगर हेल्प चाहिए तो आई कैन सीक हेल्प फ्रॉम समवन हु इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए। उसी तरह एमबीए वाला आदमी किसी अर्ली कॉर्पोरेट से और अर्ली कॉर्पोरेट वाला आदमी किसी वाइस प्रेसिडेंट से या किसी सीईओ से कनेक्ट करके काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। एक दूसरे को एक कम्युनिटी बन सकता है जिसमें सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह आता है कि तो लिंक्डइन भी कर रहा है, तो हम अलग क्या कर रहे हैं। तो इन मेंटर मैच मोर वी से दैट वी ऑफर यू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। एंड अगर तुम मेंटर हो, एक मेंटर मैच मोर प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा प्रोफाइल है जी, तो अगर कोई लड़का को बीसीए के रिलेटेड कुछ डाउट है एंड यू आर दी मेंटर जो उसको मतलब आई कनेक्टेड यू बोथ, सो आई विल सुपरवाइज दी कन्वर्सेशन। और तुम कितने भी बिजी रहो, 7 दिन में उस लड़के का क्वेरी तुमको सॉल्व करना ही करना है। नहीं तो फिर जो वो लड़का पैसा दिया है वो पूरा मेंटर मैच मोर को मिलेगा और मेंटर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम लग रहा है तो। और एक चीज को लेकर के हम काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं शुरू से भी। अगर कोई मेंटर 2 बार 7 दिन से ज्यादा टाइम ले रहा है अपना रिप्लाई करने में, फिर से हम नाम नहीं लेंगे, बट इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। 11.2 करोड़ पे उसका सैलरी था। अच्छा। तो वो आदमी मेरे ही एक इन्फोसिस के दोस्त को जिसको उससे बात करना था, 2 बार ऐसा हो गया कि ये इसको मैसेज किया और हमको स्क्रीनशॉट भेजा कि 2 बार 7 दिन से ज्यादा तक वो रिप्लाई नहीं दिया। वो उस आदमी को हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए। अच्छा। जबकि देखा जाए तो वो हम लोग पे एहसान कर रहा था, उसको जरूरत नहीं है हमारा
कुछ भी कमीशन का या किसी को हेल्प करने का। बट हमारा वैल्यू ये कहता है, हमारा मिशन और विजन ये कहता है कि नहीं, कोई भी आदमी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, और एक सही टाइम पे, वी ऑलवेज से राइट पीपल राइट प्लेस एट राइट टाइम। कोई भी अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है ना, इमीडिएटली वी किक देम आउट फ्रॉम इंटरमैशमोर, इवन इफ दे आर सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, इवन एट टॉप country in this world, we don't care, we absolutely feel rubbish to them if they are not taking it seriously। तो ट्रिपल एम में आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अभी मेंटर्स हैं कितने, और अगर आप कुछ नेम से बता पाए तो उनका पोजीशन क्या है और वो किस फील्ड को वो मैनेज करता है? आई एम वेरी बैड एट नेम्स, हमको नाम किसी का याद नहीं रहता है, इस कारण से हम अपना सो कॉल टीम में एक आदमी रखे हैं कि वो एक एक्सेल सीट रखता है, उसमें वो यही करता है, उसका यही काम है, उसको महीने का 500 रुपये इसलिए मिल रहा है कि वो बस नाम लिखे और उस क्या करता है ये लिखे, उसका फोन नंबर लिख के हमको बस भेजते रहे। अच्छा। तो नाम तो हमको किसी का याद है नहीं, बट आर्यन अपने स्कूल से था। बता दीजिए, अगर कोई केस अगर सॉल्व हुआ है तो वो बता दीजिए। एक फनी इंसिडेंट बताते हैं, उससे केस भी कवर हो जाएगा और थोड़ा मसाला भी रहेगा। एक चीज है, रांची का एक लड़का था जी, और ये एक प्रॉब्लम भी है इंटरमैशमोर के लिए भी। अच्छा। लोगों को ना सही या गलत नहीं जानना है आपसे, लोगों को जानना है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है। उनके मन में शुरू से एक आंसर बना हुआ है, उनको बस चाहिए कि सर आप बोल दो कि ये सही ऑप्शन है और हम बस इसको लेके कंटिन्यू कर दें। बिल्कुल सही बात। और वो आपको पैसा दे देंगे, आप पैसा लेके खुश रहो, ये एक रास्ता है। और एक रास्ता जिसमें तुम एक्चुअली बताओ कि नहीं ये गलत है यार, इसमें मत जाओ, लोग को वो पसंद नहीं आता है। तो उसी तरह रांची के एक लड़का हम लोग को कनेक्ट करता है और बोलता है, कॉलेज का नाम लेना फिर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट उसको चेन्नई का किसी कॉलेज में जाना है, क्योंकि हम खुद साउथ इंडिया से आते हैं। तो मेरे कॉलेज में एक टीचर उसी कॉलेज से पढ़ी हुई है, मेरा फ्लैटमेट का दोस्त उस कॉलेज से पढ़ा हुआ है, और उस कॉलेज का एक आदमी मेरे लिंक्डइन पे कनेक्टेड था आई गेस। हम तीनों से पूछे कि उस आदमी को बीबीए करने के लिए वहां जाना है, ये उसका प्रोफाइल है, वो रांची में रहता है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, इफ यू विल कनेक्ट वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस। एंड दे ऑल सेड कि भाई बीबीए के लिए वो रांची से चेन्नई आ रहा है, और वो भी उस कॉलेज में जो इंजीनियरिंग के लिए पॉपुलर है। अच्छा। तो अब बिग नो फॉर देम। और ये बात जैसे हम उस लड़का को बोले, वो लड़का एक तो दिमाग हिला, वो हमको भी गाली दिया, वो इंटरमैशमोर को भी गाली दिया, और भाई वो पैसा तो उससे मांगे नहीं, क्योंकि भाई हम समझ गए थे कि उसको बस चाहिए कि भाई आप अप्रूव कर दो, मेरे मन में जो आंसर है ना आप बोल दो कि ये है कि जैसे कल हम लोग एक दोस्त के साथ थे, ठीक है, कैमरा के पीछे नितिन है हमारा, तो उसको इंक्लूड करके अगर बताएं, हम लोग एक दोस्त के साथ थे, तो उसका हम लोग एक कुछ सेंटेंस लिख रहे थे, तो वहां वो एक टर्म यूज किया, राइट डिसीजन। राइट डिसीजन, तो पहली बात तो ये होता है कोई डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता, वो आप पे, आप उसको किस तरह से प्रूव कर दो। अगर आप काम कर रही है तो राइट है, नहीं कर पाए तो रॉन्ग है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि माइंडसेट बन जाता है मेरे को यहीं जाना है, लेकिन उनको चाहिए कि कोई बस एक बिग टिक दे दे कि हाँ भाई जो तुम सोचा है वो सही सोचा है, तुम यही करो। करना उसको है, वो अपने मन में ठान लिया कि हमको यही करना है, बस कोई एक उसको अप्रूव कर दे, बस वो केस था। इट्स ऑल अबाउट वैलिडेशन। तो जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, एक आपके ड्रेस पे एक बेल्ट दिख रहा होगा, जो मे बी वो भी सोच रहे होंगे पॉडकास्ट में आने का ये कौन सा ड्रेस कोड होगा या क्यों है ये। तो अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें, क्योंकि हमको पता है, आपको पता है ये कितना बड़ा दिक्कत हुआ है, और जो लोग हैं, क्योंकि हम आपको आपका केस बताने से पहले हम एक चीज बता देते हैं। एक मेरे क्लोज सर्कल में एक फ्रेंड है, उनका स्टमक पेन बहुत करता है और उन्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, और वो दिखा नहीं रहे, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे। तो आप अपना तो कंडीशन बताइएगा, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि आप क्या सीखे हो कि बीमारी टालना नहीं है, ये जरूर बताइएगा। सबसे पहले जो आता है बीमारी टालने वाली बात, तो हम अपना स्टैंड क्लियर कर दे, भाई हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस आदमी हैं, बट डॉक्टर बोला कि 1000 में से एक केस ऐसा होता है ना कि एक आदमी को दर्द नहीं होता है, मतलब 99.999% लोगों को दर्द होता है, बट किसी एक आदमी को दर्द नहीं होता है। अच्छा। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होता है ना यहाँ से, कि हम वही आदमी थे, एक आदमी 1000 में,
अच्छा। कि अगर कुत्ता किसी को भी काटे तो हम ही को काटे। तो भाई अब अपेंडिक्स का पेन हमको हुआ ही नहीं। 3 अच्छा। स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो आपका कौन सा था? बता रहे हैं। अच्छा। तो दर्द हल्का हल्का फर्स्ट स्टेज से चालू हो जाता है। हम बता देते हैं व्यूअर्स को, यहाँ से दर्द स्टार्ट होता है, जहाँ पैर हम लोग का राइट पैर खत्म होता है और उसके ऊपर का जो पेट है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे में अपेंडिक्स का पेन चालू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो वहां पे दर्द मेरा स्टार्ट हो गया और हमको पता नहीं था कि अपेंडिक्स का दर्द है, और हमको लगा कि गैस का दर्द हुआ होगा, क्योंकि हाँ। पहला दिन तो सब, अब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, गैस का दर्द इधर होता है। अच्छा। और अपेंडिक्स का दर्द नीचे में होता है, छोटा सा एकदम जगह पर दर्द होता है। और हाइट मेरा 6'1" है, और उस समय मेरा बॉडी वेट बहुत हाई था, और वो अपेंडिक्स के कारण ही हाई था। अच्छा। 86। तो एक खट्टा खट्टा आदमी बोला जा सकता है हमको, 20 साल के हिसाब से ओवरवेट थे हम। और पहला दिन तो सब हॉस्टल में भी, और घर वालों को भी था कि गैस हो गया होगा, तो हम भी इग्नोर कर दिए कि गैस हो गया होगा। बट मेरा दोस्त लोग हमको उस दिन इनो ला करके दिया, टैबलेट्स ला करके दिया, हम खाएं, 6 इनो पी, इतना दर्द हो रहा था। हम बोले कि कैसा गैस है कि सही नहीं हो रहा है। फिर हम वेट किए अगले दिन का। अगले दिन भाई हम सोए हुए हैं, और मेरा दोस्त देखता है कि हम सोए हुए में भी बहुत ज्यादा उछल रहे हैं बेड पे, मतलब इधर जा रहे हैं, फिर इधर हो जा रहे हैं, सब कॉन्शियसली, हम तो नींद में, लेकिन बहुत दर्द में, और चेहरा का एक्सप्रेशन एकदम ऐसा सा हुआ है, दर्द छुपाने वाला। तो वो हमको बोला कि अभी फुटबॉल खेलते टाइम तुम्हारा, मतलब 1 महीना पहले पैर में थोड़ा चोट लग गया था, उसके बाद तुम एक दिन भी नहीं बैठे, लेकिन ये कैसा गैस है कि इतना तुमको दर्द हो रहा है। उस दिन भी हम पूरा इग्नोर किए। लेकिन रात में जब मेरा दोस्त लोग देखा ना कि भाई ये आम दर्द तो नहीं लग रहा है, ये कुछ तो हुआ है, तो फिर हम उसके साथ हॉस्पिटल गए। वो लोग हॉस्पिटल लेकर के गया। बेंगलोर का प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगा है मेरे हिसाब से, मतलब बोकारो के हिसाब से काफी थोड़ा हाई प्राइस पे वो लोग रहता है। तो हम जब उधर गए तो पहले तो वही है कि मेरा था कि सीधे सीटी स्कैन करो ना, सीटी स्कैन, और पता लगाओ, लेकिन उनका था कि नहीं, पहले फिजिकल चेकअप करेंगे टच करके, फिर उसके बाद एक छोटा सा स्कैन, मतलब ताकि बिल बढ़ पाए। सीधी सी बात है, बिल 20,000 से 40,000 कैसे हो, वो उनका अपना लगा हुआ। तो प्राइवेट में हॉस्पिटल से ही सीखना चाहिए। तो भाई वो हम पूरा लोग चेक कर रहा है, और जब हम मेन डॉक्टर के पास गए ना, वो बोला कि अपेंडिक्स फट गया है। अच्छा। तो भाई अब हमको कुछ आइडिया नहीं था कि अपेंडिक्स क्या होता है, उसका फंक्शन तो कुछ है नहीं। तो मेरा दोस्त तो बोला कि फट कैसे गया है, क्योंकि दर्द तो 2 दिन पहले चालू हुआ, अपेंडिक्स में तो 6 महीने का टाइम रहता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो वो लोग, हम लेटे हुए थे, वो बोला कि पेशेंट को बोलो ना कि बिना हाथ के यूज के लेटा हुआ है, उठ के और खड़ा हो जाए, मान लेंगे कि नहीं फटा है। हम उठ के खड़ा हो ही नहीं पा रहे हैं, दर्द के कारण हो ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद वो हमको पेन किलर दिया, और मेरा प्लान बना बोकारो आने का। अच्छा। 3 डॉक्टर हमको देख रहे थे, तीनों डॉक्टर बोले कि बोकारो जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि अपेंडिक्स फट गया है, इन्फेक्शन फैल गया है, और उस समय तक स्कैनिंग रिपोर्ट नहीं आया था, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर डॉक्टर लोग बोलते कि इतना साल का एक्सपीरियंस है, 100% फटा हुआ है, और जल्दी से कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। जिस डॉक्टर से हम दिखवा रहे थे, वो बोला कि कभी भी फट सकता है, तो हमको यही पार्ट पता है कि कभी भी फट सकता है। तो उसके बाद जब रात का 12 बज गया, तब फिर से दर्द चालू हो गया, बहुत ज्यादा दर्द। अगले दिन हमको बोकारो आना था, डॉक्टर बोला था कि ठीक है, अगर तुमको 3 घंटा बाद ऑपरेशन नहीं कराने का मन हो तो तुम मत करवाओ, तुम घर जाके करवाना, क्योंकि उसको पता था कि पेन किलर जो वो 3 घंटे काम करता है, उसके बाद फिर इसका हालत खराब होना ही। और रात में हम गए तो प्राइवेट में जाने नहीं था, हॉस्पिटल जाना था हमको, गवर्नमेंट का। और वहां का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम नाम लेना चाहेंगे, द बोरिंग हॉस्पिटल बैंगलोर। वैसा हॉस्पिटल, उतना अच्छा, उतना स्मूथ हॉस्पिटल देखे ही नहीं थे। जबकि मेरे एक्सपेक्टेशंस मेरा यही था, क्योंकि हम यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखे हुए थे, तो हमको लगा था कि भाई अगर लाइट जल रहा हो 2-4 तो काफी है, पंखा कौन पूछता है। लेकिन वहां पे खाना से लेकर के हर फैसिलिटी इतना कम दाम पे प्रोवाइड किया जाता है ना, मतलब मेरा 4 घंटा का ऑपरेशन का 2,000 रुपये लगा। बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम। और सारा डॉक्टर जो है वो नीट क्वालिफाई किया करके आया हुआ है, प्राइवेट में है नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के बस भीड़ इसमें पार्ट बन के वो लोग नीट क्वालिफायर्स थे। तो हमको पता था कि वी कैन ट्रस्ट देम अ लॉट। वो लोग मेरा सिचुएशन देखा, और उस समय ना मेरे साथ 1-2 लड़की थी, वो लोग राखी वाकी बांधती है हमको हॉस्टल में, हम लोग का कॉलेज हॉस्टल को लिविंग है, तो वो लोग भी आई हुई थी।
तो वो लोग रोने लगी। और मेरा जो इतना भी दोस्त है, इंजीनियरिंग का दोस्त या फिर जितना भी मेरे आसपास के भैया लोग हैं, वो लोग, अब लड़का लोग है तो मजाक हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। वो तो इंजीनियरिंग तो तुम भी जान ही रहे हो, 20 साल का लड़का, सब 20-25, वो लोग सब शांत हो गया, सब शांत हो गया। जैसे तुम शांत हो ना, हम देख रहे हैं 4 घंटा से सब इतना शांत बैठा हुआ और हमको कुछ नहीं बता रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं बता रहा है। उल्टा हम जो क्रैक करना चाह रहे हैं वो लोग हंस नहीं रहा है। अब लड़की लोग सामने नहीं रो रही है, लेकिन उन लोग थोड़ा, मतलब सबका आंख हम देख रहे हैं कि भाई सब ऐसे देख रहा है हमको जैसा आखिरी बार देख रहा है। तो उस समय फिर हमको डर थोड़ा लगने लगा कि भाई कुछ तो लंबा गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा। अब नियम ये है ना कि डॉक्टर को ऑपरेशन के पहले पेशेंट को सब कुछ बताना होता है जी। कि हम तुम्हारे बॉडी में क्या क्या ऑपरेट करने वाले हैं। और इसके पहले हम, डेंगू भी हमको हुआ था कुछ महीने पहले, तो उसमें हम प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करता है। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो उसको एक दिन में 40-50 पेशेंट देखना है, तो वो दूसरा थोड़ा टोन अजीब रहता है बात करने का, थोड़ा उसको एक भाई तुम करवाना करो तो उठ के घर जाओ ऐसा। तो वो आया और भाई बोलता है, मेरा मतलब उस समय तो ऐसा था कि कपड़ा तो भूल ही जाओ। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा घूम रहे बिना कपड़े के, क्योंकि एक तो दर्द बहुत ज्यादा है। तो वो मेरा हमको लेटाया, हल्का सा कुछ चादर उड़ाया हुआ था, हमको उसको नीचे किया और पेट को दबाया। पेट इतना फूल गया था। बोला कि देखो इस पे साइन करो। तो हम पढ़ रहे कि लिखा क्या हुआ है। बोलता है कि नहीं, इसमें परमिशन है क्योंकि तुम्हारा बहुत पहले फट चुका है, ये मतलब 6-7 घंटा पहले फट चुका है। हम लोग अब ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब पेनक्रियास अपेंडिक्स फट करके उसमें से इन्फेक्शन निकलता है और वो कुछ देर तक लिक्विड रहता है और उसके बाद वो जमना चालू हो जाता है। तो जमना चालू हो जाता है, अगर तुम्हारा जम गया होगा किसी पार्ट पे, जैसे स्टमक पे जम गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे जम गया, किडनी पे जम गया, तो हम लोग सीधे उसको काटते हैं, उसके अंदर एक पाइप लगाते हैं पेट में या फिर इंटेस्टाइन में या फिर किडनी में एक पाइप लगाते हैं और फिर उसको ऊपर से सिल देते हैं। उसके बाद हम तुमको 6 महीना बहुत संभल के रहना पड़ेगा, बहुत संभल के, एक रूम से नहीं निकलना है। खाना एक टाइम खाना है, वो भी जो हम बोलेंगे वही खाना है। 6 महीना बाद तुम फिर आओगे, फिर से हम लोग पेट खोलेंगे और वो पाइप को निकालेंगे। उसके बाद इंटेस्टाइन को वापस जोड़ेंगे और फिर पेट सिलेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑपरेशन। तो अगर तुम इस पर साइन कर रहे हो तो इस पर रिवर्स ऑपरेशन का तुम हम लोग को परमिशन दे रहे हो। और रिवर्स ऑपरेशन में 70% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और 30% चांस है कि भाई तुम्हारा लास्ट ऑपरेशन हुई। तो अब भाई 30% मतलब 30% मतलब 3 में से 1 चांस। मतलब अगर 3 संजीव पर्वत का ऑपरेशन हो रहा है तो एक तो निकल रहा है इधर से रास्ता से। तो भाई अब इसके पहले भाई उसके बाद हमको याद है कि हम एक बार भी नहीं रोए, क्या है कि अभी हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगे, बट हम लोग ने बताया है ना कि, तो फिर विराट कोहली का एग्जाम्पल लेते हैं। आरसीबी जब जीता तो विराट कोहली रोने लगा। तो द पीक ऑफ हैप्पीनेस इज क्राइंग, पीक ऑफ पेन इज लाफिंग। ये हमको उस दिन याद हुआ। अब इसके बाद भाई सब उदास है, अब हम खुश हैं, पता नहीं क्यों खुश है। मतलब उसके पहले हम बहुत डरे हुए, 99 जैसे ही वो 100 होके डॉक्टर के बाद के बाद क्रॉस हुआ कि आई वाज लाइक कि चलो अब तो निकलना है, खत्म बात है। क्योंकि 3 in 1 30%, 3 in 1 मतलब हम 1 पे ही मान के चल रहे हैं। इतना लकी है नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो, खत्म है बात। और उससे भी खत्म ये है कि भाई 6 महीना पाइप के साथ जिंदा रहना, वो भाई खाना भी मच्छर की तरह जिंदगी हो जाएगा फिर तुम्हारा। तो अब लिफ्ट उस दिन बंद हो गया था बारिश के कारण और सीढ़ी चढ़ना था और हम स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं। तो डॉक्टर लिफ्ट बुला रहा है, लिफ्ट आया नहीं। हम डॉक्टर को भी नहीं बोले, हम अपना वो पकड़े हुए हैं अपना इंजेक्शन का, हाँ, और सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले गए। तो ऑलमोस्ट पेशेंट, तो मेरी जो दोस्त है वो बोलती है कि वो तो ही वेंट अपस्टेयर्स। हाउ ही वेंट अपस्टेयर्स? तो लेकिन चल के व्हाट डू यू मीन चल के? फिर उसके बाद वो आया है, तब तक हम अपना ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हैं और भाई आया इंटर्न मेरा ऑपरेशन करने। अच्छा, अब भाई मेरा हालत खराब हुआ है। अब 1 in 3 में अब 2 in 3। बोले कि भाई ये लोग टेस्ट करेंगे मेरे बॉडी पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस हॉस्पिटल की सबसे जो मेन सर्जन थी वो भी आई। अच्छा। और हम लेटे हुए ऑपरेशन थिएटर में, इतना बड़ा लाइट मेरे सामने जल रहा है, हम बोले, और वो भाई बहुत बहुत जेंटल, मतलब उसको हम सीधे बोलेंगे अप्सरा नाम दे दो। हम उसका नाम इसलिए नहीं पूछे क्योंकि भाई उसको हम अप्सरा ही मानते हैं। अप्सरा इन द सेंस कि गॉड जिसको भेजता है, एंजल। वो मास्क लगाई हुई है, हमको बस इतना याद है कि बहुत लाइट है और भाई
वो आई है, वो मेरा हाथ पकड़ी हुई, क्योंकि थोड़ा उसको दिख रहा था कि आदमी थोड़ा कांप वाप रहा है। मेरा हाथ पकड़ के 15 मिनट तक हमसे बात की है। और जिस तरह कोई आदमी अपनी माँ से बात करता है वैसे बात किए उससे, एकदम ऑन दी कैमरा में वैसे बात किए। हम उसको यही बात बोले कि देखिए हमको पाइप लगा के जिंदा नहीं रहना है, तो अगर वैसा कुछ होगा ना कि पाइप लगा के आप छोड़ रहे हो, तो उससे अच्छा है कि मत लगाना पाइप को, मतलब लेट मी डाई। तो बोलते हैं कि अभी देखो उतना नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि एनेस्थीसिया चढ़ने वाला है। और एनेस्थीसिया में क्या होता है ना कि ब्रेन जो है वो तुम जैसा सोचोगे वही तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत खराब, या तो गुड ट्रिप या तो बैड ट्रिप। तो भगवान के बारे में सोचो। तो भाई हम आया वो, उसके बाद इंटर्न लोग आई हुई है, वो वही हम बोले कि आप ही ऑपरेट करोगे? बोली कि हाँ भाई हम ही ऑपरेट करेंगे, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। फिर हमको बैठाया उठाया, और इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन से डर नहीं लगता है, बट एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इतना बड़ा, ठीक है, और वो पीठ के रिब केज में दिया गया। तो हम बोले कि कंप्लीट एनेस्थीसिया ना? बोले नहीं नहीं कंप्लीट क्यों है, तो बस इतना दूर को ये कर देगा। हम बोले कि अरे भाई हमको भाई डेड चाहिए अपना बॉडी ऑपरेशन के पहले। बोले कि नहीं, कंप्लीट एनेस्थीसिया जो होता है वो बहुत बहुत रिस्की होता है, उसमें और मतलब बहुत आदमी नहीं उठता है उसमें दोबारा, तो लोकल एनेस्थीसिया ही देंगे। हम वही कह रहे भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो हमको फिर एनेस्थीसिया दी और 15 मिनट फिर बात की, और बोले कि बस अच्छा सोचना, बस अच्छा सोचना, क्योंकि दिमाग में वही चलेगा। तो हम भाई सोच रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज देखे हो? डॉक्टर स्ट्रेंज में जो ऑडियंस में बहुत कोई देखा होगा तो उनको लिए बता दी, जब उसको, जब वो एक जादूगर से मिलता है ना, तो उसका माथा ऐसे नहीं, उसका छाती ऐसे टच करती है, और वो 15 मिनट के लिए कहीं चला जाता है दुनिया से। वो उसके लिए तितली उड़ रही है, वो स्वर्ग में है। वो वैकुंठ, मतलब इस्कॉन का भी थोड़ा क्लास कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि वैकुंठ इज अ प्लेस। तो जैसा वैकुंठ है ना, हम वैसा है कि शंकर जी ऐसे बैठे हुए मेरे साथ, उन्हें चाय पियोगे उस तरह, एकदम यही शंकर जी के साथ हम ऐसे करके ताली मारे हैं शीशे में ऑन कैमरा। हम इतना हमको मजा आ रहा है शीशा लेके। उसके बाद भाई मेरा बॉडी को लोग छूना चालू किया, और अपना इंटर्न को बता रही है, हमको सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। हम बोले कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया। भाई वैकुंठ में हो, लेकिन आपका ऑर्गन नहीं नहीं, अभी वैकुंठ में नहीं जाएंगे अपन। अच्छा। तो ऑपरेशन चालू हो रहा है, हम बोले कि नहीं 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 नहीं, हमको पूरा फील हो रहा है भाई, हमको कंप्लीट एनेस्थीसिया चाहिए। तो बोले कि भाई ये थोड़ा डरा हुआ आदमी है। तो एक बूढ़ी लेडी आ गई जो मेरे सर के पास थी, बोले कि ठीक है तो अपना पैर उठाओ, अगर तुम if you are in complete senses then lift your leg। तो भाई हम पैर पूरा उठा रहे, हम लेटे हुए हैं, और पैर हल्का, मतलब ऐसे से ऐसे भी नहीं हो रहा है। लोग बोल दिया कि चलो इसको एनेस्थीसिया ही ड्रामा कर रहा है। फिर वो लोग कुछ कुछ चालू किया, हम भाई माथा अपने उठाए और देखें, क्योंकि यहाँ तक पूरा एक्टिव है, ये सब पूरा एक्टिव है। तो भाई हम देखे कि लोग पेंट कर रहे हैं, तो बोले कि लोग को समझा रहे हैं कि कहाँ क्या होता है, कहाँ काटना है, कहाँ क्या। तो बोले कि भाई हमको इस तरह तो नहीं हो पाएगा। तो फिर बोले कि तुम एक काम करो, लेटो, मेरा आंख ढक दी, और यहाँ पे बहुत जोर से चोटी काटी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ खुजली की। तो भाई वो उसके बाद हमको उठाई, बोले कि कहाँ पे दर्द हुआ, तो हाथ अभी ढका, बोले यहाँ पे। तो बोले कि यहाँ पे कैसा दर्द हुआ? तो हम बोले कि आप चोटी काटे हैं। तो बोले कि यहाँ पे क्या फील हुआ? बोले कि कोई ऐसे नाखून लगाया है। बोले यहाँ खुली, तो देखिए वो छुरी ऐसे खड़ा है यहाँ ऐसे, यहाँ पे इस पॉइंट पे। बोले कि देखो छुरी खड़ा है और तुमको लग रहा है कि खुजली हुआ है, और यहाँ पे हम चोटी काटे तो तुम बोल रहे हो कि यहाँ ज्यादा दर्द हुआ है, कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। तो बोले कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा। फिर वो मेरा माथा पे यहाँ 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 कुछ की है, और उसके बाद हम वैकुंठ में गए। अच्छा। उसके बाद हम बीच में उठे, और हमको याद है, हमको व्हाइट लाइट तो दिख ही रहा है, मतलब यू आर इन योर सेंस, तुम देख पा रहे हो लेकिन तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तुमको एक मोमेंट याद है, वो लोग क्या है कि इंटेस्टाइन को ऐसे निकाल के और उसको कपड़ा से साफ कर रहा है, पोंछ रहा है कपड़ा से। इंटेस्टाइन एकदम इतना नहीं निकाला था, बट पेट इतना तो इतना निकाल के और उसको साफ कर रहा है। उसके बीच वो इतना छोटा एक ब्लेड छुरी से ऑपरेशन कर रही है। अब मैं हमको दिक्कत ये हो रहा है कि देख भाई बड़ा छुरी तो डॉक्टर को दिख रहा है, बट अगर छोटा छुरी मेरे इंटेस्टाइन में कहीं रह गया ऑपरेशन के टाइम, तब मेरा क्या होगा भाई। तो पूरा बोल रही है कि अरे कुछ नहीं होगा भाई, तुम सो ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर वो मेरा माथा उतर रगड़ी। फिर हमको याद आया कि फिर हम 3 घंटा, और मेरा दोस्त बोला था कि एनेस्थीसिया का ऑपरेशन तो 45 मिनट चलता है। भाई हम घड़ी देख रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो 4 घंटा कुछ मिनट मेरा ऑपरेशन चला था। उसके बाद जब हमको उठाया गया, उठाए उठ उठ उठ, हम उठे तो देखे कि भाई इधर पाइप लगा हुआ है, इधर पाइप लगा हुआ है, एक तो वॉशरूम का रास्ता जाने के लिए पाइप लगा हुआ है, और एक नाक में पाइप लगा हुआ है। हम बोले कि भाई, हम बोले तो हम डॉक्टर का हाथ पकड़े, बोले हम आपको बोले थे कि मेरे
मतलब पाइप नहीं लगाना पहले बोला था, बोला कि नहीं ये टेम्पररी पाइप है, ये इंटेस्टाइन तुम्हारा एकदम सही था, बस ये पाइप 10 दिन के लिए लगा, 10 दिन बाद हम खुद तुमको निकाल के ये पाइप यहाँ से भेजेंगे। उसके बाद तो फिर मम्मी आ गई थी और वहाँ पे दोस्त लोग काफी सपोर्टिव था। यहाँ पे बस एक नोट हम देना चाहेंगे, जितना भी अभी तक का इंसिडेंट हुआ था हाँ उसमें फैमिली वाले नहीं थे। नहीं, फैमिली वाले नहीं थे तो अगर जितने भी लोग ये बोलते हैं कि दोस्तों का क्या रोल है, दोस्त क्यों जरूरी है, दोस्त अच्छे भी होते हैं क्या, तो होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, होते हैं कुछ लोग दोस्त ही साथ में थे, हॉस्पिटल लेके गए और पैसा हमको कुछ नहीं पता कहाँ क्या पैसा लग रहा है, कुछ पता नहीं है, क्या केयर वही प्रोसेस कर है, रहे हैं। कहाँ ब्लड सैंपल है, कहाँ मेरा कौन सा सर्टिफिकेट बन रहा है, कुछ हमको नहीं पता। हम बस लेटे हुए और ऑपरेशन के टाइम भी अब यही सोच रहे थे अपने दोस्त लोगों के बारे में, क्योंकि वो लोग क्या करता है कि तुम्हारा हाथ को ऐसे पीछे बांध देता है कुर्सी से, मतलब वो काफी अच्छा सा रहता है टेबल उस पर, क्योंकि अगर हाथ फ्री रहा तो ये तो सेंस में है ही, तो जाहिर सी बात है तुमको दर्द देगा तो तुम डॉक्टर को हाथ पकड़ लोगे, कुछ उठा नहीं चाहोगे, तो वो लोग जीसस की तरह तुमको बढ़िया से बांध के लटाता है। तो अब उस समय फिर राघवेंद्र नाम का मेरा एक दोस्त है वहां पे, अच्छा, हम केवल उसी के बारे में सोच रहे थे। मेरा बैंगलोर जाने का हर खुशी एक तरफ और राघवेंद्र मतलब मेरे से मिलना एक तरफ। बोकारो में मेरा दोस्त है, तुम हो, आर्यन है, आयुष्मान है। हम बताना चाहेंगे कि हम और दक्ष जब हम पहली बार अयप्पा गए थे ना, तो दक्ष मेरा एक्सीडेंटल बेंचमेट था और उस समय से हम लोग क्लास 1 2011 2025 लगभग 16 साल। तो हमको लगा था कि स्कूल में मेरा काफी अच्छा दोस्त था। फिर हम वहां गए तो हम मेरा रूममेट था राघवेंद्र, वो सीनियर था मेरे से। तो जब हम उधर गए तो उधर जाने के बाद क्योंकि मेरा सारा हम थोड़ा लेट गए थे, 13 अगस्त से कॉलेज चालू था और हम 15 अगस्त को गए थे, तो यार कोई रूममेट बचा नहीं, तो हमको बोला कि आपको एक सीनियर के साथ रखा जाएगा। और हम उससे मिले तो हम भाई उस समय थोड़ा एंट्रोटेट वाले फेज में थे, तो हमको लगा कि यार ये तो सीनियर है, ये तो मेरा रैगिंग लेगा बहुत गंदा, क्योंकि भाई तुम घर से इतने दूर हो, आसपास कोई है नहीं। तो हम अपने पापा को बोले थे कि पापा हम इसके साथ नहीं रहने वाले। पापा बोले थे कि देखो ऐसा नहीं है, सीनियर तुम्हारा खराब ही हो, अगर सीनियर अच्छा मिल गया तो उसका काफी अच्छा पूरे कॉलेज में तुम्हारा बेनिफिट्स है। तो हम बोले कि नहीं, ये थोड़ा उस समय वो थोड़ा जिम विम भी करता था और हम उस समय 68 kg के थे, तो डरा दिया। फर्स्ट इंप्रेशन था कि भाई ये तो अगर मतलब पंगा इससे नहीं ले सकते, आई कांट अफोर्ड फाइटिंग विथ हिम। तो लेकिन भाई अगर बेस्ट थिंग मेरे साथ बैंगलोर में कुछ हुआ है तो एक वर्ड में अगर बोलना हो तो राघवेंद्र। उसके साथ इतना ज्यादा मजा आया हमको, इतना अलग पर्सपेक्टिव दिया ना वो सोचने का, मतलब इतना ज्यादा कि हम बोल ही नहीं सकते उसको बाई माउथ। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया अपने दोस्त के बारे में, और एक दोस्त ने आपको कितना चेंज किया, कितना अच्छा वो दोस्त था। कट टू अब जो आपके पर्सनल इश्यूज भी रहे हैं पास्ट में, जहां आपके बचपन के दोस्त, क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, बचपन में आप किसी से भी दोस्ती कर लेते हो, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड हर किसी से बन जाता है। तो अब वो पास्ट कुछ पास्ट कुछ मंथ्स में जो पर्सनल इश्यूज हुए, उसमें कुछ लोगों का आपको ओरिजिनल फेस भी पता चला। तो अब क्योंकि जैसे ऑपरेशन हुआ है तो सब लोग बोलते हैं एक सेकेंड लाइफ आ गया है, ठीक है। तो सेकेंड लाइफ में अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अ गुड फ्रेंड एंड अ बैड फ्रेंड में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सिंपल लाइन है, एक अच्छा दोस्त हुआ है ना दक्ष, जिसको तेरे बारे में सब कुछ पता है, अच्छा, फिर भी वो तेरा दोस्त है। अच्छा, बहुत सही। सब कुछ में भी मैं एक लाइन ही बस बोल दूंगा, सब कुछ गलत जोन में, मतलब जितनी भी आपकी बुराइयां हो, खामियां हो, वो सब भी पता है। देन उसके बाद भी वो चूज करता है कि हम आपके साथ रहेंगे, भले आप से गलती हुआ या फिर आपका नाम नहीं है या फिर कैसे तुम अच्छे दोस्त को डिफाइन करोगे। मेरे लिए तो यही है कि जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ, जितना मेरे फैमिली को भी शायद ना पता हो, उसके बाद भी अगर वो आदमी मेरा पॉडकास्ट ले रहा है उसके बाद भी उसको एक शायरी भी था कि मेरे दुश्मन का एक भी तीर नहीं पहुंचा मुझ तक, देखना कि मेरा दोस्त ठीक है कि नहीं। क्योंकि मतलब तीर में बैकग्राउंड में वही लड़ रहा है हमसे। और राघवेंद्र का हम बता रहे हैं ना, तुम्हारा मतलब हम साथ उसके ज्यादा जाएंगे तो भाई कल हो जाएगा, बट
यही है ना वो जो लाइफ का हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग का एक पार्ट ऑफ मेहनत के बाद वैसा लाइफस्टाइल हम लोग जिएंगे, ड्रीम लाइफ, वो उसका 3 जनरेशन पिछले से आ रहा है। अच्छा। उसके फैमिली में एमएलए रह चुके हैं लोग, उसके फैमिली के एक आदमी एमपी रह चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी नॉट, आई थिंक ही वाज एमपी। उसने लग्जरी देखी है, लग्जरी लाइफ उसके लिए कॉमन सा लाइफ है। उसके बाद भी अगर कोई आदमी एडजस्ट टू बी विद अ बिहारी गाय, बिकॉज बैंगलोर में थोड़ा सा वो कीड़ा लोग के मन में आ जाता है कि यार लोग सुनते हैं कि भाई वो राजस्थान से है, बट फिर भी वो है कि यार एनीवन बट नॉट अ बिहारी शुड बी माय रूममेट। और उसके बाद वो जिस तरीके से हमको रखा है अपने साथ, अपने रूम में जगह दिया, और फिर धीरे धीरे जिस तरह दोस्ती चालू हुआ। और मेरी मम्मी एक और चीज बोलती है, अगर दोस्ती पे बात चल रहा है तो, जो तुम्हारा दोस्त जितना जल्दी बना ना वो तुम्हारा उतना खराब दोस्त है, और जो तुम्हारा दोस्त जितना देर से बना उतना अच्छा। हमें और उसमें प्रॉपर बात 3 महीना बाद हुआ था, एक ही रूम में रहने के बावजूद 3 महीना बाद, मतलब हम उसका नाम राघवेंद्र है, उससे आगे उससे बात हम किए थे, और धीरे धीरे दोस्ती हुआ। हम लोग का भी दोस्ती ऐसा ही था। और दोस्ती के लिए एक और हम यही बोलना चाहेंगे लास्ट में कि एक कॉमन ग्राउंड होना बहुत जरूरी है, एक कॉमन माइंडसेट। जैसे हम दोनों का है कि भाई थोड़ा है कुछ पर्सनल रहने दो उसका, बट हाँ, जैसे हम तुम आर्यन आयुष और तीनों एक बेंचमेट थे, केवल इसलिए हम लोग दोस्त नहीं है। हम लोग तीनों दोस्त इसलिए क्योंकि तीनों के अंदर एक रेबेलियस नेचर है। अब दक्ष अपने बारे में कुछ बताता नहीं है, बट हम बताना चाहेंगे, आज इसका एग्जाम है। हाँ, इन द सेंस लास्ट सेमेस्टर एग्जाम, जिसको लोग बोलते हैं कि सबसे जरूरी एग्जाम, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर बिगड़ा तो फिर वो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले देखा जाता है। प्लस 1 साल और रुकना पड़ेगा। अभी ये कितना बजे से एग्जाम चालू हुआ? एग्जाम हो गया 2 बजे खत्म हुआ है। 2 बजे तक इससे एग्जाम था। 3 बजे हम लोग ये रिकॉर्ड चालू कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट का, 3 से 4 बजे ये फिर हमको वापस छोड़ने जाएगा। उसके बाद 5 बजे से ये कोचिंग पढ़ाएगा, और 5 से 8 कोचिंग पढ़ाएगा, और फिर उसके बाद एग्जाम का तैयारी करने लगेगा। आर्यन का अगर बात किया जाए, बीबीए कर रहा है। स्कूल लाइफ में हम नहीं बोलेंगे कि वो फ्रंट बेंचर था या फिर पढ़ने में टॉपर भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था, टॉपर भी नहीं था। जापान बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो ये वीडियो देख के हम लोग बोलेगा नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो वो टॉपर भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। जापान, सिंगापुर, और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो डिसिप्लिन में भी डिफरेंस है, वो कमिटमेंट में भी डिफरेंस है, तो वो मेहनत है। बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ एलपीयू ऑफ द बैच ऑफ आईएसबीआई 2026 आई कैन से आर्यन इज देयर, बिकॉज आर्यन के साथ हम इंटर मैच मोर पे भी एक वीडियो देखे थे, और उसमें एलपीयू का इतना सपोर्ट आर्यन के लिए आया ना, उतना हम इंटर मैच मोर के लिए किसी के लिए नहीं देखे थे। तुम खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लोग तुमको देखेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कोई भी तुमको सपोर्ट है तुम्हारे लिए कमेंट नहीं करेगा। और आर्यन के लिए जिस तरह का प्यार और जिस तरह का सपोर्ट एलपीयू में जूनियर उसको जिस होप से देखता है ना, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू अटेन फॉर एनी स्टूडेंट। बिल्कुल, क्योंकि उसको हम लोग बचपन से जानते हैं, तो उसका हम लोग डिफरेंस जानते हैं कि वो कैसा था बचपन में और कितना मेहनत करके वो आज जहाँ है वहां पहुंचा है। अगर मौका मिलेगा कभी आर्यन आएगा तो यहाँ पे आर्यन भी बैठेगा, वो भी अपना माइंडसेट बताएगा। लेकिन लास्ट में हम अपने तरफ से एक ही कोट बोलना चाहेंगे दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत घर में भी बोला जाता है, हम लोग का जो बैकग्राउंड है ना, हमारे फैमिली, वहाँ सबसे पहला चीज होता है, अगर बच्चा खराब निकला है, बच्चा कुछ गलत कर दिया है, तो सबसे पहला ब्लेम दोस्तों पे जाता है। दोस्त ही गलत है, तुम दोस्त इन लोगों के साथ क्यों घूमता है। मेरा सीधा सीधा एक ओपिनियन रहेगा, अ गुड फ्रेंड इज नॉट अ फैमिली, इज नॉट लाइक अ फैमिली, ही इज फैमिली। अ गुड फ्रेंड इज फैमिली। वो फैमिली है, वो मतलब आप खुद देखिए, अगर आपको ऑपरेशन हो रहा है, फैमिली नहीं है, बोकारो से बेंगलोर जाने में प्लेन से भी जाओगे आपको टाइम लगेगा, तब तक तो ऑपरेशन चीर फाड़ हो चुका है। अगर सपोज और प्लेन भी दक्ष एक बार मैं भी बोलना चाहिए, बोकारो से नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम बोकारो टू रांची, यू हैव टू गेट अ टिकट एट अ वेरी हाई प्राइस, बिल्कुल, देन यू हैव टू फ्लाई टू बैंगलोर। सही बात है। तो तब तक क्या पता, भगवान के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए, कुछ और हो जाए, तो उनको तो सीधा आउटकम दिखेगा, या तो बच्चा बचा है या तो बच्चा नहीं रहा, वो तो आउटकम दिखेगा। उस मोमेंट पे अगर आपके साथ कोई होता नहीं, या कुछ गलत माइंडसेट से लोग दोस्त होते हैं जो चाहते हैं यार हम बच जाएं, किसी तरह से निकल जाए, हम क्यों फेस करें, ठीक है, तो उस समय आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? नहीं हो पाता।
इसीलिए फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है, जैसे ये है बिल्कुल। तो अब यही फ्रेंडशिप लाइन से हम लोग पॉडकास्ट को आज खत्म करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हारा कोचिंग स्टार्ट करने का मोटिव क्या था? ये तो मेरा पॉडकास्ट हो गया। कोचिंग जैसा आपने शुरू में ही बोला था, ठीक है, कि ऐसा कोचिंग बहुत है बोकारो में, लेकिन वो जो होता है ना एक फ्रेंडशिप जोन में एक टीचर या फिर आपके मेंटल स्टेट को बैलेंस करने वाला कोई टीचर, वो नहीं है। आप पागल होके आए हो स्कूल से, स्कूल में आपको बहुत ज्यादा लोड दे दिया गया है, सब कुछ कर दिया, आप वहां से पागल होके ट्यूशन में आए हो, ट्यूशन में भी एक टीचर आ रहा है, ये पढ़ो, ये काम क्यों नहीं हुआ, वो आपको मार दिया। तो पढ़ाई करना चाहिए, सीरियस टीचर को एक सीरियस जोन में रहना चाहिए, पर फिर वहां आपको ये भी सोचना होगा कि आज करंट वर्ल्ड में एक IAS IPS पे भी उतना टेंशन नहीं होता हो, उतना स्ट्रेस नहीं होता है जितना एक बच्चे पे होता है जो कुछ पढ़ाई कर रहा है। बच्चा इन द सेंस बस ये नहीं 10-12 का, हर वो इंसान जिसको एक एग्जाम देना है, जिसको कुछ पढ़ाई कर रहा है, उस पर स्ट्रेस ज्यादा है। तो वो चाहता है कोई मेरे पास टीचर हो जो मतलब एक होता है ना बड़ा भाई वाला स्ट्रेचर एक टीचर का होना चाहिए, जो कंधा पे हाथ रख के ये बोल सके कि भाई आराम से, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है एक ब्रेक ले लो ना, 2 दिन मत पढ़ो, 2 दिन बाद पढ़ना, सिलेबस कवर हो जाएगा, 2 दिन बाद पढ़ना। मेरा वो मोटिव था और उस मोटिव को हम बहुत अच्छे से निभाए जितना हमको लगता है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है उनके साथ। तो बस ये वाला एक मोटिव था कि बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, और जो हम चाहते थे कि हमको ऐसे टीचर पढ़ाएं, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, वो हम चाहें कि हम आने वाले जनरेशन को दूसरों बच्चों को दे पाए, ये मोटिव था। दक्ष का ये मोटिव था, और दक्ष मेरा दोस्त है, और दक्ष का एजुकेशन फील्ड में इसको कुछ बड़ा करना है। ये सब चीज से हट करके एक चीज हम दक्ष के बारे में जानते हैं कि डीप डाउन इज अ गुड पर्सन, डीप डाउन इज अ सपोर्टिव पर्सन। एंड आई वांट टू टेल बाय दिस प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट सेइंग कि मेंटर मैच मोर एक काफी बड़ा एक मतलब पावर हाउस से बन गया है, बनेगा, गॉड्स विल, या फिर दक्ष झारखंड का या इंडिया का बेस्ट टीचर बन गया है, बनेगा, गॉड्स विल। बट दक्ष के किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए मेंटर मैच मोर पे, अगर दक्ष बोल दे कि ये मेरा स्टूडेंट है और अपना वो स्टूडेंट ID कार्ड हम लोग को दिखा दे जी, उसको किसी कॉलेज के बारे में कुछ जानना हो, किसी फील्ड के बारे में कुछ एक्सप्लोर करना हो, किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना हो, we will help that student without taking a single rupee as a charge, just for a goodwill, just for a matter of friendship and loving my brother, my friend Daksh Singrana। चलिए सर, तो इसी पे हम लोग का पॉडकास्ट आज